एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों, नमस्कार। बच्चों, इस ई कक्षा में आपको भाषा विज्ञान के पेपर के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। हमारा इससे पहले एक परिचय हो चुका। भाषा की परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के इसके संदर्भ में क्या विचार हैं और भाषा की क्या विशेषताएं हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब इस ई व्याख्यान में इसी क्रम में हम अपने सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ते हैं और आज भाषा की उत्पत्ति के और उसके प्रारंभिक रूप पर चर्चा करेंगे। भाषा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इस संबंध में किन विद्वानों के या भाषा के विकास या उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से विचार हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जो मान्य हैं विद्वानों के द्वारा, जिन पर समय समय पर विचार किया गया है, जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, उन पर हम बात करेंगे। भाषा क्या है, अर्थात भाषा विचार विनिमय का साधन है, आप जान चुके हैं। अब जब भाषा पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न पर अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आया है, पर निष्कर्षात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इसको भाषा विज्ञान का क्षेत्र नहीं मानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये इतिहास का विषय है या ये मानव विज्ञान या मनोविज्ञान का क्षेत्र है, भाषा विज्ञान का क्षेत्र नहीं है, ऐसा भी मानते हैं। कोई लोग इसी इतिहास का भी कह देते हैं, लेकिन भाषा के बारे में चाहे वो किसी का भी क्षेत्र हो, उत्पत्ति कैसे हुई है तो ये भाषा विज्ञान से इतर कैसे करके देखा जा सकता है। भाषा विज्ञान का अंग नहीं है। इस पर लगभग 150 वर्ष पूर्व पेरिस में भाषा विज्ञान परिषद की स्थापना की गई थी और संस्थापकों ने इस परिषद के नियमों में स्पष्ट रूप से कहा कि हम भाषा की उत्पत्ति पर विचार नहीं करेंगे। इस प्रश्न को सदा सर्वदा के लिए भाषा से निकाल देने का प्रयास किया गया। लेकिन बच्चों, इसके बावजूद भी अनेक विद्वान, अनेक मूर्धन्य विद्वान इस पर आज भी बात करते हैं। लेकिन इस बात में मत एक नहीं कि कुछ कहते हैं कि भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न भाषा विज्ञान से ही संबंधित है और कुछ कहते हैं कि नहीं है। इस पर प्राय हर दशक में कुछ न कुछ एक दो नए सिद्धांत समक्ष आते हैं और कुछ पुराने सिद्धांतों की नवीन व्याख्याएं भी रखते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जब भाषा विज्ञान भाषा का विज्ञान है तो निश्चय ही भाषा का पूरा इतिहास भी उसी भाषा विज्ञान का अध्ययन का विषय होना चाहिए। भोलानाथ तिवारी ऐसा मानते हैं। ऐसी स्थिति में भाषा की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक रूप के अध्ययन को निश्चय ही भाषा विज्ञान के अध्ययन से बाहर नहीं कर सकते। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि यदि इस पर विचार करते रहेंगे तो कुछ न कुछ हम आगे भी बढ़ेंगे, जैसा कि मानव विज्ञानविद और मनोविज्ञानवेता कर रहे हैं। यदि भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को भाषा विद्वान वेताओं के द्वारा यदि छोड़ दिया गया तो ये प्रश्न जहाँ का जहीं रह जाएगा। अब भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ प्रत्यक्ष और परोक्ष मार्गों के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष मार्ग क्या है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में बच्चों, प्राचीनतम जो विचार यूनानियों के द्वारा व्यक्त किए गए हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में भी इसके संबंध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें कही गई हैं। इसी प्रकार भारत, मिस्र, अरब तथा अन्य देशों में भी धार्मिक तथा भाषा शास्त्र विषयों में भाषा की उत्पत्ति के संबंध में हमें कुछ न कुछ बातें अवश्य ही मिल जाती हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि 18वीं सदी से पूर्व व्यक्त किए गए सारे मत दिव्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। 18वीं सदी में इस प्रश्न पर भाषा विज्ञानवेताओं ने या अन्य विद्वानों ने इस पर गंभीरता से विचार किया है कि वास्तव में भाषा की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई।
इसमें इन विद्वानों के नाम में ब्रोसिस, कॉन्डली, रूसो और हर्डर प्रमुख नाम हैं। 18वीं सदी में भाषा पर विचार करने वाले विद्वानों के नाम हैं ये। इनमें हर्डर का नाम विशेष है। उन्होंने भाषा की उत्पत्ति पर एक लेख लिखा था जिसे बर्लिन अकादमी ने पुरस्कृत भी किया था, लेकिन बाद में स्वयं इस लेख को लिखने वाले विद्वान ने इसको महत्वहीन करार दे दिया था। ये हुई बात 18वीं सदी की। अब 19वीं सदी में इस प्रश्न पर विचार करने वालों की संख्या और अधिक बढ़ गई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: न्यूआयर, ग्रिम, डार्विन, हम्बलोट, अर्नेस्ट रेनन, मैक्स मूलर, स्वीट, स्पेंसर, टेलर आदि नाम। 20वीं सदी में भी विद्वानों ने इस पर विचार किया, अर्थात लगभग 200 वर्षों से भाषा की उत्पत्ति पर विचार चल रहा है। अब इन्होंने अलग अलग ढंग से बात किया है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कि सिद्धांत, मतवाद या वाद विभिन्न विद्वानों के द्वारा रखे गए हैं, तो हम इन पर आज बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है देवी उत्पत्ति सिद्धांत, जहां मनुष्य की जिज्ञासा या उसकी बुद्धि या मति से आगे कोई उपाय नहीं सूझ पड़ता, तो वो उसको देवीय कह करके उस मत की स्थापना कर देते हैं कि अवश्य ये देवी होगी। भाषा के संबंध में भी ऐसा ही हुआ। भाषाओं की उत्पत्ति के संबंध में ये सबसे प्राचीन मत है कि भाषा दैवी उत्पत्ति से किसी देवीय या ईश्वरीय या किसी प्राकृतिक परंपरा पराशक्ति से उत्पन्न हुई है। लोगों का विश्वास रहा है कि जो भी कुछ संसार में है, संसार या उसकी अनेक चीज़ों की भांति भाषा को भी उसी परम सत्ता ने बनाया है। भारतीय पंडित वेदों को अपरुषय मानते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि संस्कृत को ईश्वर ने बनाया है और उसी प्रकार उसी भाषा में वेदों की रचना की है, तो हमारे यहाँ संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण के मूलाधार पाणिनि के 14 सूत्र भी शिव के डमरू से हुए निकले हुए माने जाते हैं, तो ये देवी सिद्धांत से संबंधित बातें हैं। यहाँ उसी ओर संकेत किया जाता है कि ईश्वर निर्मित होने के कारण इसी सनातनी पंडित संसार की सभी भाषाओं की जननी मानते हैं या सभी भाषाओं का कारक तत्व या मूल मानते हैं। बौद्ध पाली को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते हैं। उनका विश्वास है कि अनादिकाल से चली आ रही है। और जैन लोग तो संस्कृत पंडितों और बौद्धों से भी 4 कदम आगे हैं। उनके अनुसार तो अर्धमागधी केवल मनुष्यों की मूल भाषा नहीं है, अपितु सभी जीवों की मूल भाषा है। और जब महावीर स्वामी इस भाषा में उपदेश देते थे, तो क्या देव, योनि के लोग, अपितु पशु पक्षी भी इस उपदेश का रसास्वादन करते थे। इसी प्रकार जो ईसाई प्रमुख थे, जो कैथोलिक लोग हैं ईसाइयों में, वो हिब्रू को संसार की सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। उनके अनुसार हिब्रू आदम और हव्वा को पूर्ण विकसित भाषा के रूप में भगवान के द्वारा दी गई थी। उन्होंने इसको सिद्ध करने के लिए हिब्रू के विद्वानों ने संसार की अनेक भाषाओं के उन शब्दों को एकत्रित कर लिया जो हिब्रू से मिलते जुलते थे, जिनके शब्द, और उनसे ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि हिब्रू ही सभी भाषाओं की जननी है। अब इस संबंध में इस मत का प्रभाव लोगों पर यह भी रहा कि ये माना जाने लगा कि मनुष्य तो भाषा जन्म से ही एक भाषा सीख कर आता है और वही भाषा ईश्वर की सबसे पुरानी भाषा होती है। इस बात को तर्क की कसौटी पे कसने के लिए मिस्र के राजा ने एक प्रयोग किया। उन्होंने 2 बच्चों को जन्म के बाद से अलग अलग रखा और उनके पास जाने वालों को कोई भी शब्द बोलने का निषेध था, उच्चारण करने का निषेध था कि इनके सामने कुछ भी नहीं बोला जाए। देखिए ये कौन सी भाषा बोलते हैं। जब वो बच्चे बड़े हो गए तो उनके मुंह से केवल एक ही शब्द सुना गया, वो शब्द था बेकोस। बाद में पता चला कि जो उनको भोजन देने जाया करता था वो फिजियन नौकर था, और फिजियन में बेकोस का अर्थ होता है रोटी, जो उसने कभी गलती से उन बच्चों के सामने बोल दिया गया था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो एकमात्र उन बच्चों ने
उस प्रयोग काल में एक ही शब्द का उच्चारण सुना और उन्होंने उच्चारित कर दिया। तो बच्चों इस प्रकार से कह सकते हैं कि भाषा कोई देव भाषा नहीं होती है। यदि देव भाषा होती तो सभी मनुष्यों की पूरी सृष्टि में एक ही भाषा होती। कहना नहीं होगा कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से भाषा सीख कर नहीं आता है। भाषा कोई ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ऐसा मानना एक अंधविश्वास मात्र है। आज इस मत को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। इसके विपक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं कि यदि ईश्वर प्रदत्त होती तो फिर संसार के विभिन्न भाषाओं में इतना भेद क्यों होता। जैसे पूरे संसार में पशु पक्षियों की एक ही बोली है, गधे, कुत्ते, चिड़िया, कौवा सब एक ही प्रकार के बोलते, चाहे वो किसी देश काल की सीमा में हो। लेकिन मनुष्यों में एक रूपता नहीं है, मनुष्यों की भाषाओं में एक रूपता नहीं है। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती तो आरंभ से यह विकसित होती, जबकि इतिहास में तो इसके उल्टे हमें प्रमाण मिलते हैं, अर्थात वो प्रारंभिक काल से विकास की ओर, परिवर्तनशीलता की ओर बढ़ती है। तो ये हुआ भाषा का प्रथम सिद्धांत, दैवी सिद्धांत जिसे कहा गया है, और वो एक अंधविश्वास सा प्रतीत होता है। अब दूसरा सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। इसके अनुसार भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ है। सिद्धांत तो ये तो ठीक है कि भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ है, लेकिन इसमें इसके विकास या उत्पत्ति या अर्थ ध्वनि के संबंध का कोई भी संकेत विस्तार से नहीं दिया गया है। अब विद्यार्थियों, भाषा उत्पत्ति का एक तीसरा सिद्धांत माना जाता है जिसको कहा गया है धातु सिद्धांत। इसी सिद्धांत को डिंग डोंगवाद या रण सिद्धांत भी कहा गया है। प्लेटो ने इस ओर संकेत किया था, किंतु व्यवस्थित रूप से इसको प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन विद्वान हेस को है। उन्होंने कभी अपने किसी व्याख्यान में उल्लेख किया था, जिसे बाद में उनके शिष्य ने इसको मुद्रित रूप से विद्वानों के समक्ष रखा। मैक्स मूलर ने भी इसको स्वीकार किया, लेकिन बाद में उन्होंने इसको निरर्थक कह करके छोड़ दिया गया। तो विद्यार्थियों, धातु सिद्धांत को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, मैंने अभी बोला है, मैं दोहराती हूँ, इसको डिंग डोंगवाद भी या रणन सिद्धांत भी कहा गया है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर चीज की ध्वनि होती है। यदि हम एक डंडे से एक लोहे, एक सोने, एक कपड़े या एक कागज पर मारें तो देखें सबका डिंग डोंग। मूल अर्थ एक घंटे पे मारने का शब्द या टन, सबकी ध्वनि अलग होती है। अर्थात एक डंडे से यदि हम लोहे को मारेंगे, सोने पे, कपड़े पे, किसी कागज पे मारेंगे तो पृथक पृथक ध्वनियाँ निकलेंगी। इसी प्रकार आरंभ में मनुष्य में एक ही सहजात शक्ति थी। वह जिस चीज के संपर्क में आता उसके लिए उसके मुंह से एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती थी। विभिन्न वस्तुओं की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियां धातु थी और आरंभ में इन धातुओं की संख्या बहुत बड़ी थी, किंतु धीरे धीरे पर्याय होने के कारण, योग्यता अवशेष सिद्धांत के कारण वो धीरे धीरे लुप्त हो गई और केवल 405वीं धातुएं ही शेष रही और उन्हीं से भाषा की उत्पत्ति हुई। तो डिंग डोंगवाद या धातु सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा मानता है। इस सिद्धांत को कुछ दार्शनिकों ने कभी किसी रूप में माना था और इसे नेटिविस्टिक थ्योरी की भी संज्ञा दी थी। अब बच्चों, इस सिद्धांत के विरोध में भी कुछ बातें कही जाती हैं, इसके विपक्ष में भी कुछ बातें कही जाती हैं। पहला तो ये कि आदि मनुष्य के संबंध में इस प्रकार की कल्पना का कोई आधार ही नहीं है। कुछ कल्पनाएं साधार होती हैं, इसलिए उन्हें मान लिया जाता है, किंतु एक निराधार सी कल्पना प्रतीत होती है जो सर्वथा ही त्याज्य है। दूसरे तर्क इसके विपक्ष में यह जाता है कि संसार की सभी भाषाओं में भारोपीय, सेमेटिक आदि कुछ भाषाओं में धातु जैसी कोई चीज है ही नहीं। ऐसी स्थिति में यदि धातु की बात मान भी लें तो भाषा की समस्याओं का या भाषा की उत्पत्ति की समस्या का हल नहीं निकलता है। एक तीसरा कारण यह है कि केवल धातु से ही भाषा नहीं बनती है। भाषा को बनाने के लिए अन्य घटकों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रत्यय, उपसर्ग आदि। इस मत में इनके लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। चौथी बात,
जो इस धातु सिद्धांत के विरोध में जाती है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो ये है बच्चों कि जिन भाषाओं में धातुएं हैं उनमें वे कृत्रिम या खोजी हुई हैं। आज भाषा विज्ञानवेत्ता ये नहीं मानते कि धातुओं के आधार पर प्राचीन काल में शब्द बने, अपितु यह माना जाता है भाषा के अध्ययन विश्लेषण के आधार पर धातुओं का पता भाषा की उत्पत्ति से कई हजार वर्ष बाद लगाया गया। धातु में उपसर्ग कृत प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाने का ढंग बाद में बनाया गया। इस प्रकार इस मत में कोई तत्व ही नहीं है, कोई सार नहीं है और कदाचित इसीलिए ये सब सोच करके मैक्स मूलर ने इसको छोड़ भी दिया। अब विद्यार्थियों, भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत बड़े विस्तृत हैं। हम अगले व्याख्यान में आगे के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे।